नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान की कहानी फ़कत रेत। सुधा जुगरान जी 21 वर्ष की आयु से निरंतर लेखन में सक्रिय हैं। उनकी कहानियाँ, लेख कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी फ़कत रेत, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अभी अभी इसी डाइनिंग टेबल पर से लीसा और आर्यमान लड़ झगड़ कर और एक लंबी बहस की अधूरी समाप्ति के बाद ऑफिस चले गए थे। यूँ समझना चाहो तो बात बहुत बड़ी थी और इधर से उधर कर न समझना चाहो तो कुछ भी नहीं थी। टेबल के चारों पाए मौन थे, सोच में थे, अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे, कुपित थे और शर्मसार भी थे। पुश्तैनी जमीन पर पुश्तैनी घर तोड़वाकर घर के इकलौते चिराग ने घर भले ही नया बनवा लिया था, पर यह शीशम की मजबूत लकड़ी की बनी डाइनिंग टेबल अपने किसी आर्थिक व शारीरिक रूप से सक्षम व स्वस्थ बुजुर्ग की तरह तीसरी पीढ़ी में भी अपनी जगह बनाए हुई थी। लेकिन कुर्सियां हर पीढ़ी में बदली गई थीं। हालांकि हर नई पीढ़ी में आने वाले बदलाव इसमें भी आए। दरअसल पहली पीढ़ी के समय जब ये आई थी तो 12 कुर्सियों वाली थी। दूसरी पीढ़ी में इसकी साइडें कटवाकर टेबल छोटी कर ली गई, क्योंकि परिवार का आकार भी तो घट गया था, इसलिए वो 6 कुर्सियों वाली हो गई। तीसरी युवा वर्तमान पीढ़ी की दुल्हन ने आकर इसे अपनी जगह से हटवाने की बहुतेरी कोशिशें की। ये उन चारों पायों ने खूब देखा, सुना व समझा, लेकिन फिर वो भी कुछ खामोश हो गई। पर खामोश होने से पूर्व उसने लकड़ी का टेबल टॉप हटवाकर कांच का टॉप लगवा दिया। अब डाइनिंग टेबल युवा पीढ़ी की तरह चमकने दमकने लगी थी। तुम लोगों को नहीं लगता जमाना बहुत बदल गया है? पहला पाया कुछ दार्शनिक अंदाज में बोला। उसने बात कोई बहुत नई नहीं की थी, इसलिए शेष 3 पाए चुपचाप रहे। आज की लड़कियों ने बहुत कोहराम मचा रखा है, वो आगे बोला। अब की बार दूसरा पाया चुप ना रह पाया। तुम्हें शायद लीसा की गलती नजर आ रही है। मैं किसी की गलती नहीं बता रहा, जमाने की बात कर रहा हूँ। पहले पाए ने अपनी सफाई दी। आर्यमान को भी समझना चाहिए, जमाना वास्तव में बदल गया है, लड़कियों के मामले में भी। तीसरे पाए ने भी अपना दृष्टिकोण रखा। पहले व दूसरे पाए ने अलग अलग भाव लिए उसकी बात सुनी। आज की लड़की माँ ही नहीं बनना चाहती, ये काफ़ी शोचनीय प्रसंग है। चौथा पाया, जो काफ़ी अचंभित सा था, अंततः अपनी बात कह ही गया। आखिर सृष्टि का ये चक्र पुरुष ने तो आरंभ नहीं किया है। नव निर्माण सृष्टि का नियम है और स्त्री पुरुष इसमें बराबर के भागीदार हैं। इस नियम का कोई क्या करे? चौथे पाए ने सबसे बड़े बुजुर्ग की तरह अपनी बात समाप्त की। तुम सही कहते हो। पहले पाए ने चौथे पाए की बात को स्वीकृति दी। आखिर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य अगर सभी नव निर्माण से मुंह मोड़ लेंगे तो पृथ्वी पर जीवन का अंत निश्चित ही है। लेकिन इस सब के बीच बेचारी लड़की का क्या दोष? उसे मां नहीं बनना है, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, दूसरे नंबर के पाए ने कहा। हाँ और क्या? क्या किसी स्त्री को जबरदस्ती सृष्टि निर्माण के लिए बाध्य किया जा सकता है? तीसरा नंबर का पाया भी अपनी बात कह गया। कहना ना होगा, वार्तालाप में पहला और चौथा पाया एकमत थे और आर्यमान के पक्ष में बात कर रहे थे। दूसरा और तीसरा पाया लीसा का पक्ष रख रहे थे। जहाँ तक स्त्री के अधिकारों की बात है, मैं उसमें हमेशा स्त्री के साथ रहा हूँ। पहला पाया कुछ इत्मीनान से बोला। सच, दिल दुखता था उस समय स्त्रियों की दुर्दशा देखकर, जब हम नए नए इस घर में आए थे। याद होगा तुम्हें भी? हाँ, एक बड़ा भारी कुटुंब, 2 भाई और 5 बहनों का परिवार था। साथ में माँ बाप और घर के बड़े यानी दादा दादी तो थे ही। चौथा पाया भी यादों में कुछ कुछ उतरता हुआ बोला। तुम दोनों शायद आर्यमान के दादा दादी वाली पीढ़ी की बात कर रहे हो? दूसरा पाया अंदाज़ा लगाता हुआ बोला। हाँ हाँ, और उन्हीं के साथ आर्यमान के पिताजी के दादा दादी भी रहते थे, ठीक है ना? तीसरे पाए ने समर्थन के लिए पहले पाए की तरफ देखा। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें स्त्रियों के अधिकारों में आने वाले परिवर्तन व साथ ही स्त्रियों में आने वाले परिवर्तन के बारे में समझने के लिए तुम्हें आर्यमान के दादा दादी वाली पीढ़ी में ले चलता हूँ, पहले पाए ने कहा। लेकिन ये मैं बोल कर नहीं, बल्कि हम चारों
मौन रहकर उस काल में उतरेंगे और समझेंगे कि कौन से परिवर्तन अनुकरणीय हैं और कौन से विचारणीय हैं। शेष तीनों पायों ने मौन रहकर पहले पाए की बात को समझा और अपने अंदर उतरने लगे। पहली पीढ़ी। ये पीढ़ी आर्यमान के दादा दादी वाली पीढ़ी थी। यही जगह थी और यही डाइनिंग टेबल। घर बहुत बड़ा था, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े बरामदे, एक तरफ बड़ी सी रसोई, बड़ी सी बैठक। खानदानी परिवार था। पैसा भले ही बहुत नहीं था, लेकिन रुतबा बहुत था। घर में आज जैसा सन्नाटा नहीं था। अत्यधिक कोलाहल से भरा 7 बच्चों, माता पिता व दादा दादी का घर, साथ में एक विधवा बुआ भी रहती थी। यही डाइनिंग टेबल थी, लेकिन 12 कुर्सियों के साथ। कभी पूरी भर जाती, कभी कुछ खाली रहती। 7 बच्चों में 2 बेटे व 5 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा सुरेश, उसके पीछे 5 बेटियां और सबसे छोटा बेटा रमेश। घर के कुल 12 सदस्यों में कुल जमा 4 मर्द और 8 औरतें। घर में दादा दादी सर्वे सर्वा थे। सभी उनको पूछते थे व मानते थे, गलत या सही। ये सोचना अक्सर छोटों का काम कम ही होता था। बड़े ही गलत सही घोषित करते, कोई काम गलत या सही हो जाने के बाद या पहले। यूँ घर की लड़कियां पढ़ रही थीं। घर की औरतों को थोड़ा बहुत बोलने का हक था और मांगी जाए तो राय देने का भी। नहीं मांगी जाए तो चुप रहने की ही ताकीद की जाती थी। उन्हें बिला इजाज़त बोलने का हक एक उम्र बीत जाने के बाद ही मिलता था। इस परिवार की तस्वीर स्पष्ट तौर पर परिभाषित की जाए तो विद्यादत्त व उनकी पत्नी जानकी, उनके 7 बच्चे, माता पिता और एक विधवा बहन। अब शायद इस परिवार के उस काल का विश्लेषण भली प्रकार हो सके। घर में पुरुषों का दबदबा। घर के पुरुष खाने में क्या पसंद करते हैं या उन्हें क्या नापसंद है। कमाने वाले पुरुषों के घर आते ही घर में कर्फ्यू जैसा माहौल। विद्यादत्त की इजाज़त के बिना पत्ता भी ना हिले। जानकी की सांस उनके काम पर जाने के बाद जब तक ठीक से चलने लगती, तब तक सास ससुर की पुकार शुरू हो जाती। विधवा ननद अलबत्ता कई बातों में भाभी का साथ देती, लेकिन कुछ बातों में माँ बाप के साथ हो जाती। इन बड़े बड़े संयुक्त परिवारों में अगर अच्छा कहलाने लायक कुछ था तो बेसहारा बेटी को सहारा व बुजुर्ग माता पिता की देखभाल। लेकिन ये सब किसके बूते पर? पूछें तो एक ही जवाब मिलेगा, जानकी के बूते पर। वो उस पीढ़ी की स्त्री की प्रतिनिधि थी जिन्हें समझाया जाता था कि मायके से डोली गई है, ससुराल से अर्थी ही उठे। विधवा बेटी व बहन रोशनी को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का काम तो कोई इड़ले बिड़ले ही कर सकते थे। जानकी हो या रोशनी, ये औरतें अपने लिए सोचने के अलावा शेष सबके लिए सोचती थीं। विद्यादत्त ने विवाह से पहले जानकी को नहीं देखा था। यहाँ बात सिर्फ विद्यादत्त के ही देखने की हो सकती है, क्योंकि उस जमाने में किसी जानकी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी विद्यादत्त को देखने की बात करे। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वो इच्छा मात्र होने वाले पति को देखने भर से थी, पसंद नापसंद करने के लिए नहीं। यूँ तो किसी विद्यादत्त को भी बहुत अधिक हाँ या ना कहने का अधिकार नहीं था। रिश्ता घर के बड़े बुजुर्ग, खानदान देखकर वह लड़की को हद से हद भाई बहन को देखकर पसंद कर लेते थे। जानकी ने तब 10वीं पास किया था। आगे पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब घर का काम काज सीखो, आखिर यही तो डिग्री काम आने वाली थी। जानकी को भी कोई खास मलाल नहीं हुआ। मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार ही था। साथ ही सखी सहेलियां भी ब्याही जा रही थीं। वर कैसा चाहिए सोचा नहीं था, वो तो माँ बाप देखेंगे। सास अच्छी मिल जाए तो ससुराल में अच्छी कट जाएगी। 16 साल की जानकी का ब्याह 28 साल के विद्यादत्त से तय हो गया। जानकी खुश थी। अच्छा नौकरी पेशा वाला वर ढूंढा था पिता ने। इतनी बुद्धि न थी सोचने की कि जिस दिन वो 28 की होगी, विद्यादत्त की उम्र क्या होगी। वैसे भी जानकर क्या करना था। विवाह बाद सर पर पल्ला रखे रखे ही उसे 7 बच्चे पाल लिए। उसकी सुबह 5 बजे होती और रात 12 बजे होती। तब तक विद्यादत्त 1-2 नींद पूरी कर लेते और पत्नी के कमरे में आने के बाद पति के अधिकारों की मांग करते और 2-3 सालों के गैप के बाद उनका वो अधिकार पैदा हो जाता, जिसमें जानकी की कोई सहमति या असहमति का तो प्रश्न ही नहीं था। वो तो एक माध्यम थी, धरती थी जिस पर अपने कुल की फसल उगाना पुरुष का अधिकार था। विद्यादत्त अपने माता पिता के इकलौते चिराग थे और 6 बहनों के बाद आए थे। उनसे छोटी बहन रोशनी ही तो कम उम्र में ही या कहें बाल विधवा होकर अब उनके साथ रह रही थी। जानकी चाय देना, जानकी नाश्ता दे दो, मम्मी दूध दे दो, अरे माँ जी पूजा करके आ गई, उन्हें दूध दे दो।
भाभी, पिताजी नहाकर निकल आए। उनके नाश्ते में रोज़ देर हो जाती है। बच्चों के स्कूलों के लिए टिफ़िन पैक करते हाथ इकलौते नौकर और थोड़ा बहुत ननद की सहायता के बावजूद जरा भी खाली न रहता। बच्चों की फ़ौज जब तक स्कूल को रवाना होती तब तक पति देव सूट बूट पहन कर आ जाते। वो पल भर उनका सजीलापन देखती रह जाती, लेकिन निहार न पाती। दौड़ कर किचन में चली जाती। नाश्ता प्लेट पर रखते अपने मुसमुसाए मसाले से गंधाती धोती को देखती और साड़ी का पल्ला सिर पर खींच कर ठीक कर लेती। बाँह थोड़ा ढक देती। अधिकतर ब्लाउज़ बाहों से फटे जा रहे थे। उसे घर में पहनने के लिए 2-4 ब्लाउज़ चाहिए थे, लेकिन विद्या दत्त को घर के खर्चों के लिए परेशान होता देख चुप हो जाती और घर के ब्लाउज़ों, मोजों, स्वेटरों पर सिलाइयों की परतें बढ़ती रहतीं या इंतज़ार करतीं कि कब विद्या दत्त अपना कोई पुराना स्वेटर, मोजा एक तरफ करे तो वो उसकी मरम्मत करके ठंड बचा ले। उसके बिना घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता था, लेकिन यह भी उतना ही सच था कि उसके लिए घर का पत्ता भी नहीं हिलता। माता पिता का आज्ञाकारी इकलौता बेटा विद्या दत्त माता पिता की ज़रूरत तो पूरी करता ही, आखिर ये कर्तव्य जानकी का भी तो था। बच्चों की पढ़ाई भी तो होनी ही ठहरी। बहन के लिए कभी ससुर जी ले आते तो कभी भाई ले आते। जिम्मेदारी थी आखिर। लेकिन जानकी किसकी जिम्मेदारी है, ये विद्या दत्त को कौन समझाता। फिर जानकी को भी तो इतनी किल्लत के बाद खुद पर खर्च किया पैसा फिजूल खर्ची लगता। उसे बड़ा करते माता पिता ने त्याग, सहनशीलता, सहिष्णुता, चुप रहना, धीरे चलना, धीरे बोलना, अपने लिए न सोचना ही तो घुट्टी में पिलाया था। इसलिए दिमाग का अनुकूलन कुछ ऐसा था कि गलत कुछ लगता ही नहीं था। यहाँ तक कि विद्या दत्त की अकारण या छोटी सी भी गलती पर गाली गलौज और कभी कभार का थप्पड़ भी उसका अधिकार ही लगता। उसके पैर दबाते ख्याल यही आता कि वो सबके लिए कमाता है, थका है। ये कभी ना आता आखिर वो किसके लिए थकती है सुबह से। विद्या दत्त की कमाई में से सब पर खर्च होता है। उसने कौन सी कमाई जोड़ी है जो वो सब पर खर्च कर रही है। जो कुछ वो सबके लिए करती है ये उसका फर्ज है। लेकिन ये ख्याल कभी ना आता कि इस सब के बदले उसे सबसे क्या चाहिए। विद्या दत्त को माता पिता बच्चे सभी सम्मान देते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन उस पर सब चढ़े क्यों रहते हैं। यहाँ तक तो उस काल की जानकियों का दिमाग जाता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा सिखाया ही नहीं गया था। चारों पाए अपनी अपनी सोच में डूबे थे। वे यहीं तो थे जब उस काल की जानकी को पल पल निभते जूझते उन्होंने देखा था। बिना जवानी आए जानकी को बूढ़ा होते भी तो उन्होंने देखा था। जानकी से पहले की औरतों के बारे में तो वे चारों पाए मात्र अंदाजा ही लगा सकते हैं। चारों पाए मौन थे और उनके मौन में जानकी के दिल दिमाग का सुप्त कोलाहल इस समय उथल पुथल मचाए हुए था। कुछ याद आया तुम तीनों को? एकाएक पहले पाए की वाणी गूंजी और शेष तीनों पायों का मौन भंग हो गया। वह साथ ही उस मौन में कोलाहल मचाती जानकी की सुप्त चुप्पियाँ भी। हाँ, दूसरे पाए ने एक लंबी सांस भरी। बहुत दुख पाया बेचारी जानकी ने। सारा जीवन ऐसे ही बीत गया उसका। वो दुखी थी, ये जो तुम आज सोच रहे हो। चौथा पाया अपने मौन से बाहर आता हुआ बोला। क्या मतलब? बार बार बच्चे पैदा करना, सबके लिए दिन भर खटना, बहुत सारी कमियों के साथ बिना आराम किए जिंदगी बिताकर ऊपर से विद्या दत्त की गाली गलौज और मार डांट खाकर भी किसी को उस समय नहीं लगता था कि वो दुखी है। तीसरा पाया हड़बड़ा सा गया। नहीं, इन सब बातों के लिए माता पिता तब लड़की का दिमाग बचपन से तैयार करते थे। एक बात तुम और भी भूल रहे हो कि लड़की को कोई अधिकार भी नहीं था, न पिता के घर पर न पति के घर पर। अरे लेकिन पति के घर पर क्यों नहीं? पति के घर पर अधिकार तभी तक था जब तक उसकी गर्दन पति के गर्दन के साए तले उसी दिशा में हिलडुल रही है। चौथे पाए की ये बात सुनकर फिर से मौन पसर गया। चारों पाए दृश्यों के तो साक्षी थे, लेकिन सोच की समझ का नज़रिया तब का और अब का बहुत ही प्रश्नोत्तर उत्पन्न कर रहा था। मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो। अपनी सोच को फिलहाल वहीं विराम दो और मौन रहकर विद्या दत्त की अगली पीढ़ी यानी आर्यमान के माता पिता वाली पीढ़ी के काल को अपने अंतस में उतारो। देखो कोई फर्क दिखाई देता है। अगली पीढ़ी, ये पीढ़ी विद्या दत्त के 7 बच्चों की पीढ़ी थी। 2 बेटे और 5 बेटियाँ। बड़े बेटे के बाद दूसरे बेटे की इंतज़ारी में बेटियों की लाइन लग गई थी। जाहिर है इतने बच्चों में उच्च शिक्षा का अधिकार सिर्फ बेटों को ही था। बेटियां पढ़ रही थीं, लेकिन तब तक जब तक उनके हाथ पीले नहीं हो जाते। सुविधा के लिए हम यहाँ पर विद्या दत्त के सबसे बड़े बेटे सुरेश व उससे छोटी बेटी सुमित्रा को ले लेते हैं,
क्योंकि इन दोनों के पालन पोषण का फर्क उस समय के नर और नारी का फर्क जड़ों से ही दिखा देगा। जड़ों से यानी जन्म से, माता पिता के घर से। समाज का आकलन तो बाद में आता है, पहले ये तराजू माता पिता ही असंतुलित कर देते थे। सुरेश 10वीं में एक साल फेल हो गया। उससे एक कक्षा पीछे पढ़ रही सुमित्रा ने अगले साल उसके साथ ही 10वीं का इम्तिहान दिया। ये बात अलग थी कि सुरेश विज्ञान का विद्यार्थी था और सुमित्रा आर्ट की। पढ़ने में ठीक ठाक सुमित्रा भी विज्ञान पढ़ना चाहती थी। ठीक ठाक इसलिए क्योंकि लड़की होने के नाते उसकी पढ़ाई अक्सर दूसरे पायदान पर खिसक जाती। कभी वो किचन में नजर आती तो कभी कुशल खाने में ढेर कपड़े धोते हुए, कभी रोटी बनाते तो कभी दादी के घुटनों की मालिश करते हुए, कभी स्कूल से आए भाइयों को खाना देते हुए। इसलिए घर में ऐलान हो गया, विज्ञान क्यों पढ़ना है, क्या काम आएगा, गृह विज्ञान पढ़ो। सो सुमित्रा ने गृह विज्ञान विषय ले लिया और गणित सहित विज्ञान के सभी विषयों को अलविदा कह दिया। जब रिजल्ट आया तो सुमित्रा गुड सेकेंड डिवीज़न और सुरेश थर्ड डिवीज़न में पास हो गया था। उस समय पास होना ही बड़ी बात थी, फिर सेकेंड डिवीज़न अच्छे नंबर से करना तो आज के डिस्टिंक्शन से कम न था। पिता ने सुरेश को खूब कोसा, दूसरी बार भी थर्ड डिवीज़न। लेकिन माँ और दादी ने बलैयाँ ली, पास तो हो गया, अब क्या चाहिए तुझे, आखिर साइंस अर्थात साइंस पढ़कर पास हुआ है, बच्चों के इस तरह पीछा न पड़ा कर। सुरेश की दादी बोली। विद्या दत्त को अपना जमाना याद आ गया। सुमित्रा के रिजल्ट की खुशी सुरेश के रिजल्ट के पीछे दब गई। अलबत्ता माँ ने उसका सिर सहलाया। सुमित्रा ने खुशी खुशी 11वीं में प्रवेश ले लिया। लेकिन घर में एक ऐलान और हो गया, लड़का ढूंढना शुरू करो, 12वीं करते करते हाथ पीले हो जाएं, अभी 4 और लगी हैं पीछे से। सुमित्रा माँ के कान में कुनमुनाई, माँ मैं बीए करूँगी, टीचर बनना है मुझे, नौकरी करनी है। अरे तू पढ़ तो सही, लड़का आजकल में थोड़ी ना मिल रहा है, शादी होते होते तक जितना पढ़ सकती है पढ़ ले, तेरी किस्मत में नौकरी करना होगा तो तू कर ही लेगी। सुरेश के लिए 25 रुपये में ट्यूटर रख दिया गया साइंस पढ़ाने के लिए, अर्थात साइंस पढ़ाने के लिए। सुमित्रा का भविष्य भाग्य के सहारे था और सुरेश का भाग्य तैयार करने के हर संभव प्रयत्न किए जा रहे थे। आखिर सुमित्रा पराया धन जो ठहरी, कमाए न कमाए जाना तो दूसरे के घर है। सुमित्रा तो माँ बाप की दूर, खुद की भी नहीं थी, तो क्यों उस पर धन बर्बाद किया जाए। सुमित्रा के समय में भी तो लड़कियों की विवाह की उम्र में कोई बहुत अधिक इजाफा नहीं हुआ था। 2 साल में सुमित्रा ने 12वीं फिर गुड सेकेंड डिवीज़न से पास कर ली थी और बीए में प्रवेश भी ले लिया था। सुरेश भी 35% नंबर लेकर पास हो गया था पहली बार में ही। माँ बाप ने चैन की सांस ली, चलो ट्यूशन का पैसा बेकार नहीं गया। सुरेश ने भी बीएससी में प्रवेश ले लिया। स्नातक करने के दौरान ही उससे बीटीसी का फॉर्म भरवाया गया। मास्टर बन जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, इज्जत की रोटी खाएगा, लड़की भी ठीक मिल जाती है सरकारी नौकरी वाले को। सुमित्रा ने भी जिद की, मैं भी भरूंगी फॉर्म बीटीसी का। कोई ज़रूरत नहीं, घर का कामकाज सीखो अब ठीक से, अधिक लिख पढ़ जाएगी तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कितना विरोधाभास था। सुरेश को ज़्यादा पढ़कर अच्छी लड़की मिल जाती, लेकिन सुमित्रा को मुश्किल होती। यहाँ पर बेटी के माता पिता सामाजिक मापदंडों के सामने झुक रहे थे या बनी बनाई लकीर को पीट रहे थे, पता नहीं, लेकिन हर बार किसी न किसी घर में किसी सुरेश के लिए किसी सुमित्रा की इच्छाएं आकांक्षाएं फांसी पर अवश्य ही चढ़ जाती थीं। ये उस काल का अकाट्य सत्य था, क्योंकि लड़की पराया धन थी। ये अलग बात थी कि ये पराया धन मुफ्त का बंधुआ मजदूर बनकर पराए घर जाता था, जिसको कहीं प्यार से व कहीं तकरार से जीवन भर रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अधिकार नहीं मिलता था। स्त्री का अधिकार तब भी उम्र का ही मोहताज था, जो एक वक्त बीत जाने के बाद ही मिलता था। हाँ, उसकी उम्र थोड़ी युवा हो गई थी और सीमाएं थोड़ी बहुत बढ़ गई थीं, लेकिन तब तक वो अपनी परिधियों को पहचानने की बखूबी आदी हो जाती थी। हाँ, तो यहाँ बात हो रही थी सुरेश और सुमित्रा की। इस काल की सुमित्राएं थोड़ा बहुत ही सही पढ़ने लिखने के कारण पिछले काल की जानकियों की अपेक्षा अपनी पसंद की इच्छा रखने लगी थीं। पसंद पूरी हो या ना हो, लेकिन उनको इच्छा रखने से तो कोई रोक नहीं सकता था। सुमित्रा चाहती थी कि स्कूल मास्टरनी तो वो खुद बने, लेकिन पति तो ठसकेदार अफसर ही होना चाहिए, सजीला भी होना चाहिए। चोरी छिपे शीशे में बंद संवर कर खुद को निहार कर सोचती, जरा सी तैयार होती है तो किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं लगती। क्लास बंक कर कभी कभी सखी सहेलियों के साथ फिल्म भी देख आती। उसके बाद कई दिनों तक डरती रहती,
कहीं पिता को पता न चल जाए। सुरेश का बीटीसी में नाम नहीं आया था। बीए करके सुरेश और सुमित्रा दोनों ने बीएड का फॉर्म भरा। सुमित्रा चयनित हो गई और सुरेश का लिस्ट में नाम भी नहीं आया। सुमित्रा को किसने कहा था फॉर्म भरने को? पिता ने सुरेश का गुस्सा सुमित्रा पर निकाला। अरे पूछा तो था उसने। इस बार जानकी ने उसके बचाव में मुंह खोला। विद्या दत्त ने घूर कर देखा। तुम चुप रहो, अब इसका कॉलेज जाना बंद। बहुत कर ली छानबीन रिश्तों की। मैं चक्रधर से इसके ब्याह की बात पक्की करता हूँ। कुएं में फेंकोगे लड़की को? दुहेजू से ब्याहोगे? जानकी कसमसा गई। बिना बच्चे वाला है, बड़ा अफसर है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, कब से मांग रहे हैं, खाता पीता परिवार है, और क्या चाहिए? बाकी 4 नहीं ब्याहनी है क्या? कहकर पिता भरी दोपहरी में चक्रधर के घर चले गए। सुमित्रा बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। माँ, मैं नहीं करूँगी उससे शादी। देखने में कितना बुढ़ा सा लगता है, एकदम खिचड़ी बालों वाला। मैं नौकरी करूँगी, मेरी शादी की चिंता मत करो। लेकिन लड़कियों के उस जमाने में ऐसा कहने से क्या होता था? कुंवारी लड़की सब पर भारी। अगले 1 हफ्ते में सुमित्रा की मंगनी हो गई और 3 महीने बाद का लगन पक्का। खिचड़ी बालों वाले बुढ़े से लगते दुहेजू चक्रधर को सुमित्रा जब जब याद करती चादर में मुंह ढांपे रोती रहती। माँ से बार बार कहती रही, बीएड नहीं करूँगी, पर मेरी शादी वहाँ मत करो। पर वहाँ जानकी की सुनता ही कौन था। लेकिन सुरेश की नौकरी कुछ दे दिलाकर एक दफ्तर में लग गई। बस 2-4 साल नौकरी कर ले, तब तक सुमित्रा से छोटी 2 भी निपट जाएंगी। फिर इत्मीनान से बेटे के ब्याह की साथ पूरी करेंगे। सुमित्रा की कोमल भावनाओं के झुलसने से अनजान उसकी डोली उठाने की तैयारी में लिप्त विद्या दत्त बड़ी हसरत से बोले थे। सुमित्रा की शादी की तैयारी हो रही थी। 1-2 साड़ियाँ ठीक ठाक और कुछ रोज़मर्रा की साड़ियाँ खरीद ली गईं। पेटीकोट ब्लाउज के कपड़े जिन्हें आस पड़ोस की व रिश्ते की चाची मौसी रोज ही सिलने बैठ जाती और साथ में मंगल गीत भी गुनगुनाती रहती। कुल मिलाकर शादी के घर वाला माहौल बनने लगा था। सगे रिश्तेदारों ने जल्दी आने की सूचना दे दी थी। हलवाई पक्का हो गया था। जयमाल अधिकतर घरों की शादियों में नहीं कराई जाती थी। आसपास की रिश्ते की हम उम्र लड़कियां सुमित्रा के साथ छेड़खानी करने लगी थीं। सहेलियों ने चक्रधर को देखा नहीं था, फोटो उसने दिखाया नहीं था, विस्तृत ब्यौरा भी उसने नहीं दिया था, इसलिए उसके भाग्य से रश्क कर रही थी। ये सब देख सुन आखिर सुमित्रा का मूड भी ठीक हो ही गया। वैसे भी उसके हाथ में कुछ था ही नहीं सिवाय खुश या दुखी होने के। तय दिन विवाह हुआ। बरातियों के नखरे उठाते उठाते सामर्थ्य अनुसार ले देकर विद्या दत्त ने सुमित्रा निपटा दी। सुमित्रा को विदा करते ससुरालियों को सुनाते सगर बोले, हमने तुम्हें बहुत ऊंचे संस्कार दिए हैं सुमित्रा, उनका मान रखना, पलट कर न देखना। ससुराल से कभी तेरी शिकायत न मिले। ससुराल वाले तुझे प्यार करेंगे तो हम भी करेंगे। अब वही तेरा घर है। शिक्षित सुमित्रा पिता की अशिक्षित सी शिक्षा पर मन ही मन अवाक रह गई। काश पिता ने कहा होता, ये घर जैसे पहले तेरा था वैसे ही हमेशा रहेगा। अधिकार से, खुशी से या किसी भी परेशानी में जब चाहे चली आना। हमारे दिए संस्कारों का मान रखकर उस घर को भी अपना बनाना। दोनों घरों में प्रेम व स्नेह का सेतु बनना। सुमित्रा की डोली विदा कर विद्या दत्त ने गंगा नहा ली। सुमित्रा एक और जानकी बनने पराए घर चली गई थी और एक सुमित्रा अगले कुछ सालों में सुनीता के रूप में सुरेश के साथ विदा होकर उनके घर आ गई। लेकिन इससे पहले सुमित्रा से 2 छोटी बहनें भी निपटा दी गईं। कुछ सालों में एक और बेटी निपट गई। अलबत्ता सबसे छोटी बेटी ने शिक्षा पाने के अपने अधिकारों का कुछ ठीक ठाक प्रयोग किया, इसलिए वो अध्यापिका बन पाई। वह छोटा रमेश भी अच्छी नौकरी पा दूसरे शहर में सेटल हो गया। इस पुश्तैनी घर में सुरेश का परिवार रह गया। चारों पाए उस काल की जमीन पर विचरण कर रहे थे और सोच रहे थे कि जानकी से सुमित्रा अपने शिक्षा के कारण सोच समझ विचारों व बुद्धि से आगे तो बढ़ी, लेकिन मुंह में जुबान सुमित्रा के भी नहीं थी। वो जुबान विवाह से पहले पिता व भाई की सहमति की भाषा बोलती थी और बाद में पति की। कुछ याद आया तुम सबको? पहला पाया स्मृतियों के भार से खुद को बाहर खींचता हुआ बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ याद आ गया। हम चारों यहीं तो थे। चौथे पाए ने अनुमोदन किया। थोड़ा फर्क तो आया था। दूसरा पाया बात की तह तक जाता हुआ बोला, इन सुमित्राओं के खूंटे की रस्सी कुछ लंबी व रेशमी थी। वह स्वातंत्र्य की परिधि का दायरा भी कुछ अधिक था, या कहा जाए शिक्षित होने के कारण इनके कर्तव्यों में वृद्धि के साथ साथ इनके अधिकारों की उम्र कुछ और युवा हुई थी और दायरा कुछ बढ़ गया था। लेकिन उस वक्त भी
पुरुष सत्ता की जड़ें ही नहीं बल्कि पत्तियां, तने, टहनियां सब हरी थीं। वे स्त्री के अधिकारों व कर्तव्यों को अपनी सुविधानुसार घटाते बढ़ाते रहते थे। पूरी कमान उनके हाथ में महफूज थी। इस दौर की अधिकतर सुमित्राएं भी अधिकतर विद्यादत्तों की गाली गलौज व डांट टपट तो सुन ही लेती थीं, कोई कोई तो पिट भी जाती थीं। उनकी भ्रकुटी के उठते गिरते भावों में इनके सुखों के पालने के आरोह अवरोह नियत होते थे। तीसरा पाया तिरस्कार के भाव से बोला, वो समय तो अब बीत गया, उस पर नफरत, आलोचना या विवेचना करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सुरेश व उसकी पत्नी सुनीता की अगली पीढ़ी यानी उनके बेटे बहू आर्यमान व लीसा की समस्या की तरफ ध्यान दिलाने के लिए तुम्हें इससे पहले की 2 पीढ़ियों के काल में लेकर गया था। पहला पाया गंभीरता से बोला, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। चौथा पाया बात की तह तक जाते हुए बोला, आज भारी असंतुलन आ गया है। कहीं तो जानकियां और सुमित्राएं आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता तक नहीं है। और कहीं कोई लीसा ऐसी भी है जो अधिकारों को पूरी तरह पाकर भी प्राकृतिक नियम को ही धता बताना चाहती है। और जब पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो स्त्री क्यों करे? ये एक नई प्रकार के असंतुलन को जन्म दे रहा है। हाँ, अब कुछ समझ रहा हूँ। एक समय था जब ढेर बच्चे पैदा होने या बेटों की पैदाइश के लिए बेटियों की लाइन लगाने तक में स्त्रियों से उनकी मंशा नहीं पूछी जाती थी कि वे फिर से एक दर्द सहने को तैयार भी हैं या नहीं। दूसरे पाए ने भी अपनी बात रखी, ये तो बहुत आम सी बात थी, लेकिन तुम लोगों ने एक और बात पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा पाया यथासंभव धीमे स्वर में बोला। तीनों पायों ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पुरुष मानसिकता में भी कितना परिवर्तन आ गया है। अभी तक तो लड़कियों को ही सुन रहे थे कहते हुए कि मैं ही क्यों घर का काम करूंगी, तुम भी करो। अब लड़का भी कह रहा है कि मैं ही क्यों पालूंगा तुम सबको। सही बोल रहे हो, उन दोनों की लड़ाई में ये बात तो रही गई। मैंने भी सुना था आर्यमान को कहते हुए कि पहले औरतें बच्चा पैदा करती थीं तो लास्ट मंथ तक घर का काम करती थीं। आज लड़कियां नौकरी क्यों नहीं कर सकती हैं? चौथा पाया भी याद करते हुए बोला, यही तो मैं कह रहा था कि जमाना कितना बदल गया है। एक ही पीढ़ी में जानकी ने सुमित्रा तक की दूरी बहुत कम तय की थी, लेकिन सुमित्रा से लीसा ने जैसे करवट ही बदल ली। पहला पाया मुख्य बिंदु पर आता हुआ बोला, हाँ तुम सही कहते हो, असंतुलन फिर अपनी जगह पर कायम हो गया। क्या ये सही नहीं होता कि सुमित्रा 1 या 2 सुमित्राओं की दूरी तय करती और विद्यादत्त सीधे आर्यमान की दूरी तय करता? चौथा पाया बात को सुलझाता हुआ बोला, मतलब कि तुम सोचते हो कि विद्यादत्त में बदलाव जितना आवश्यक था उतना अधिक सुमित्रा में नहीं। विद्यादत्त में आया बदलाव आर्यमान के साथ सुमित्रा का संतुलन मजे से स्थापित कर देता। दूसरा पाया चौथे पाए का मंतव्य समझते हुए बोला, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि विद्यादत्त में बदलाव नहीं आया तभी तो सुमित्रा को लीसा बनना पड़ा, और विद्यादत्त तो मजबूरी में आर्यमान बना क्योंकि लीसा ने विद्यादत्त को सिरे से नकार दिया, और सुरेश को भी। तीसरा पाया सबकी बातों का स्पष्टीकरण देता हुआ बोला, पहले पाए ने एक खामोश सी हुंकार भरी, सही कह रहे हो। काश विद्यादत्त व सुरेश समय रहते संभल जाते और आर्यमान बन जाते ताकि सुमित्रा को लीसा न बनना पड़ता। अब भुगतो। सुरेश सुनीता व सुमित्रा की पीढ़ी में सुरेश विद्यादत्त की तरह मुखर रहा, लेकिन सुमित्रा भले ही बाहरी तौर पर जानकी बनी रही परंतु अंदर से वो लीसा बन रही थी और उसने अपनी अगली पीढ़ी को पूरी तरह लीसा बना दिया। चौथा पाया भी पीढ़ियों का विश्लेषण करता हुआ बोला, अब उन दोनों के झगड़े का किसी बिंदु पर न पहुंचने का कारण मेरी समझ में पूरी तरह से आ गया है। दूसरे पाए ने किसी समझदार बुजुर्ग की तरह गर्दन हिलाई। जब तक जानकियों व सुमित्राओं सुनीताओं ने वो सब किया जो विद्यादत्त व सुरेश ने चाहा, चाहे मन से चाहे बेमन से, तो इन्होंने भी परिवार के भरण पोषण, देखभाल व सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाई। अब लीसा वो सब करने को तैयार नहीं है। आर्यमान खुद ही अपने खुद के काम करता है, वह घर के कामों में बराबर से मदद करता है। उसके माता पिता का अधिक रहना भी लीसा को पसंद नहीं। जब छुट्टी जाते हैं तो अधिकतर आर्यमान अपने घर जाता है और लीसा अपने। खर्च भी अपना अपना करते हैं, एक दूसरे को महंगे गिफ्ट देते हैं। उस देने में दोस्त को देने जैसा आदान प्रदान है, न कि जिम्मेदारी व प्रेम की भावना। वे दोनों एक तरह से शादीशुदा लिव इन पार्टनर जैसे रह रहे हैं, सब कुछ आधा आधा।
तो फिर बताओ बच्चा कोई एक कैसे पैदा करेगा, कहकर तीसरे पाए ने जोरदार ठहाका लगाया। तभी तो लीसा कह रही थी कि अगर वो कंसीव करेगी तो जॉब छोड़ेगी या विदाउट पे छुट्टी लेगी, सारा खर्चा आर्यमान उठाएगा। दूसरा पाया भी खुलकर हंस पड़ा और आर्यमान की घिघी इसी बात पर बंध गई। कहाँ अपना अपना खर्चा और कहाँ तीन तीन का खर्चा। पहला पाया बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तभी तो उसने कहा कि मैं पालूंगा तुम सबको। तो भाई फिर लीसा भी क्यों बच्चा पैदा करे? कुछ तो ऐसा था पिछली पीढ़ी तक जो इस पीढ़ी तक आते आते बह गया और बच गई फ़कत रेत जो हवा के रुख के साथ अपनी धारा बदल देती है। दरअसल आर्यमान चाहता है कि वो लास्ट मंथ तक काम करे, शेष फिर मैटरनिटी लीव से काम चला ले, उसके बाद बच्चे के लिए किसी आया का इंतज़ाम कर नौकरी करे। इसके बाद के काम जैसे बच्चे व आया का सुपरविज़न, बच्चे को डॉक्टर, वैक्सीनेशन आदि जितने भी काम हैं उसमें वो लीसा की मदद कर देगा। सिंपल। चौथे पाए ने बात को समझकर कहा, इसमें क्या गलत है? गलत है भी और नहीं भी। बच्चा पैदा करना अगर स्त्री के लिए प्राकृतिक है तो पुरुष के लिए क्या प्राकृतिक है, ये सोचा है किसी ने? बच्चा तो लीसा ही पैदा कर सकती है, ये तो ठीक है, लेकिन उसे पालने पोसने की औकात अगर आर्यमान की नहीं है तो वो लीसा को बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद लीसा नौकरी करे या ना करे ये उसकी इच्छा पर होना चाहिए। दूसरा पाया जोरदार स्वर में बोला, तुम एकदम सही कहते हो। तीसरा पाया बोला। इसके साथ ही चारों पायों की अपनी अपनी बातों व तर्क वितर्क का शोर बुलंदियों पर पहुंच गया था। उन चारों की बहस भी किसी बिंदु पर पहुंचने का कोई संकेत नहीं दे रही थी कि तभी मेन दरवाजे पर चाबी घुमाने की आवाज़ आई। चारों पाए खामोश हो गए। लीसा आ गई थी। उसने बैग एक तरफ रखा, किचन में जाकर पानी पिया, गैस पर चाय का पानी रखा कि बेल बज गई। आर्यमान भी आ गया था। दरवाज़ा खुला ही था इसलिए वो अंदर आ गया और बैग एक तरफ रख डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पसर गया। लीसा ने चाय के कप टेबल पर रखे, दोनों ने अपने अपने कप उठाए और सुबह वाली बहस को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। चारों पाए अपने तर्क वितर्क भूल खामोश फिर उनकी बहस सुनने लगे थे। सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी फ़कत रेत में समाज में आए बदलावों का 3 पीढ़ियों का तुलनात्मक सटीक चित्रण देखा। अगर इन बदलावों से और लेखिका के विचारों से आप सहमत हैं या असहमत, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। और कहानी को लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।